हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कक्षा 6 का जो दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसका भाग 2 आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसकी हम व्याख्या करने वाले हैं। जो पहला भाग था उसको हम अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो जाइए और प्लीज़ उस पार्ट को देखिए। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपका पेज दिखाया गया है, इसमें भारत का एक मैप है जिसमें कुछ स्थान दिखाए गए हैं जो कि नवपाषाणिक, महापाषाणिक और पुरापाषाणिक स्थल हैं, और वो भी पुराने स्थल हैं। और इसमें आरंभिक गांव और आरंभिक नगर भी दिखाए हुए हैं। तो ये कॉर्नर पे येलो कलर का जो बॉक्स है, इसमें संकेत हैं। इससे आप समझ लेंगे कि कौन सी चीज़ कौन सी जो जगह है या क्या है वो किस संकेत से दिखाई गई है। जैसे कि ट्रायंगल्स हैं, तो उसमें क्या दिखाए गए हैं, पुरापाषाणिक पुरास्थल दिखाए गए हैं, और वो भी ऐसे पुरास्थल हैं जहाँ पर क्या मिले हैं, आखेटक और खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे पुरास्थल भी हैं और नदियाँ और झीलें भी हैं जहाँ पर आरंभिक मानव के होने के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इस पेज पे आपके केवल ये दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रमाण मिले हैं आरंभिक मानव के। नेक्स्ट पेज है हमारा, उसमें लिखा है चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था कि पत्थरों से बहुत काम लिया जाता था। आदिमानव पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता था। तो इसलिए वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करता था जहाँ पर क्या मिल सके, अच्छे क्वालिटी के पत्थर भी मिल सके। नीचे एक बॉक्स है, उसमें लिखा है शैल चित्रकला। अब शैल चित्रकला क्या होती है? देखिए, शैल का मतलब होता है चट्टान, और चित्रकला आप समझते हैं, चित्रकला चित्र बनाना। तो जो शैल चित्रकला है, चट्टानों पर रंगों से बनाए गए जो चित्र होते थे वो शैल चित्रकला कहलाई वो। और ये लाल गेरू रंग से बनाए जाते थे, चारकोल से बनाए जाते थे, और मिट्टी वगैरह से ये बनाए जाते थे। और इसका जो महत्व था वो ये था कि प्रागैतिहासिक काल की ये जानकारी प्रदान करते थे हमें, क्या, जो शैल चित्र होते थे वो। अब नीचे इसमें लिखा है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। अब पहले क्या होता था ना, गुफाओं में रहते थे लोग, क्योंकि अपना निवास स्थान तो बनाते नहीं थे। तो उन गुफाओं में जहाँ पर वो लोग रहते थे उनकी दीवारों पर चित्र मिले हैं, तो वही तो हो गए ना शैल चित्र। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। सजीव चित्रण का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसा चित्रण के मानो देखने में बिल्कुल बिल्कुल सत्य प्रतीत होता हो। आप कॉर्नर पे पढ़ेंगे जो ऊपर राइट साइड में लिखा हुआ है भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका ब्रैकेट में लिखा है आधुनिक मध्य प्रदेश। इसका मतलब है कि जो भीमबेटका है ये कहाँ पर है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है, और रायसेन जिले में है ये मध्य प्रदेश के ये जो गुफाएं हैं। तो ये क्या है, वास्तुकला की बड़ी एक मतलब महान, मतलब यहाँ पर कृतियाँ हैं गुफा में इसमें। और ये क्या है, मानव सभ्यता के आदिकालीन प्रमाणों में से एक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। देखिए, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो भीमबेटका है ना, ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। अब इसी में देखिए आगे क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी। अब देखो एक और तो वो बता रहे हैं कि क्या है, यहाँ उन्हें बारिश और धूप और हवाओं से क्या मिलती थी, राहत मिलती थी। और ये जो गुफाएं हैं वो नर्मदा घाटी के पास हैं, तो आधे से ज़्यादा आंसर तो इसी में हमें मिल जाता है। देखिए, जो भीमबेटका की जो गुफाएं थी, तो सबको पता है कि जो आदि मानव थे या आरंभिक मानव थे वो गुफाओं में ही रहते थे, क्योंकि उस समय वो अपना स्थायी जीवन उन्होंने नहीं जीना शुरू किया था। तो जंगली जानवरों से सुरक्षा भी चाहिए होगी, है ना। तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी वो वहाँ रहते थे। अच्छा, ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ, ऊंचाई पर स्थित हैं, और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वो लोग आसपास के क्षेत्रों पर मतलब नज़र रख सकते थे, आसान था ये उनके लिए। और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या थी, अच्छी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ रहना अच्छा समझा होगा। पानी और भोजन की उपलब्धता भी थी, क्योंकि देखिए कहाँ उसमें साफ साफ लिखा है कि नर्मदा घाटी के पास है ये, तो पानी और भोजन की उपलब्धता तो वहाँ होगी। और जो गुफाएं होती थी वो बड़ी होती थी, जिससे कि लोगों को समुदाय के रूप में रहना क्या हो सके, मिल सके। मतलब जब बड़ी गुफा होगी तो बहुत सारे लोग भी तो रह सकेंगे ना, तो और जब बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, सेफ फील करेंगे।
तो यही रीज़न मेनली क्या थे होते थे कि वो लोग कहाँ रहना पसंद करते थे, ऐसी जगहों पर जैसे कि भीमबेटका की गुफाएँ या कंदराए, इन जगहों पर आरंभिक मानव रहना पसंद करते थे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पुरास्थल। ये मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बता दिया है और वैसे भी बताया है कि पुरास्थल क्या होते हैं। देखिए, पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मतलब राख के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा जो राख के जो अवशेष मिले हैं, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। अब आग का जो इस्तेमाल है वो भी कई चीज़ों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवर जो होते हैं उनको दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आप खुद सोचिए कि आज हम जो आग का उपयोग है वो किस किस काम के लिए करते हैं। ठीक हो गया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसकी हेडिंग है पहली, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, इन जानवरों की क्या हुई, संख्या बढ़ने लगी, जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते थे। अब जब ये जानवर बढ़े, इनकी संख्या बढ़ी, तो जो लोग थे वो इनके पीछे पीछे गए और वो किस चीज़ का पता लगाने लगे, इनके खाने पीने की आदतों का और इनका प्रजनन का समय क्या होता है, ये जानकारी हासिल करने लगे। किसके लिए, अपने लिए, जिससे कि वो उनका इस्तेमाल कर सके उन जानवरों का। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लग गए हों। साथ ही इस काल में क्या हुआ, मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली को भी क्या करने लगे, लोग खाने लगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत, नेक्स्ट हेडिंग है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि लोग जो थे, जो आरंभिक मानव थे, वो कृषक कैसे बने होंगे, है ना। तो इसमें सीधे सीधे ये बताया गया है कि जैसे जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से क्या थे, ये उगने लगे। अच्छा, जो लोग होते थे या बच्चे होते थे, उन्होंने उसको बटोरना शुरू कर दिया होगा, खाना भी शुरू किया होगा और फिर उन्होंने ये देखा होगा कि ये जो अनाज है ये कहाँ उगते थे और किस समय में ये पककर तैयार होते थे। और ऐसा सीखते सीखते वो क्या करना सीख गए होंगे, अनाजों को खुद पैदा करना सीख गए होंगे। इस प्रकार वो क्या बन गए, कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उनको पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर क्या खाते थे, घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। अब देखें, ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें तो ये बताया है कि लोग कृषक कैसे बने, नीचे वाले में बताया गया है कि पशुओं को पालना उन्होंने कैसे शुरू किया। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो सबसे पहले पशु पालतू बना वो कौन सा पशु था, कुत्ता था। अब नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, जो कुत्ता होता है ना, वो बड़ी ही सहयोगी और वफादार प्रवृत्ति का होता है। और क्या करता होगा वो, जो आरंभिक मानव है उनके लिए शिकार में मदद करता होगा, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की क्षमता बहुत होती है, तो वो शिकार ढूंढने में मदद करता होगा। किनकी, अपने मालिकों की। फिर रात में पहरे देता है, तो रक्षा के लिए हो गया। अच्छा, जो बचा कुचा होता होगा वो खा लेता होगा। तो ये क्या हो गए, इसलिए कुत्ते को पालतू बनाया गया होगा।
अब देखिए आज के पार्ट में हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का जो चैप्टर है वो समझाएंगे और आपको पता चल गया होगा कि जो कंदराय गुफाएं होती हैं वहाँ पर लोग क्यों रहते थे, और जो भीमबेटका है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो कुत्ता है, कुत्ते के बारे में बताया कि उसी को पहली बार क्या का पालतू क्यों बनाया गया होगा। खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में हमने पढ़ा, बदलती जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। एक बॉक्स था इससे पहले पेज पे, नाम और तिथियाँ, उसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करूँगी, उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू पर और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और आपके जो आसपास छोटे बच्चे होंगे जिनको ये चैप्टर समझ में नहीं आते होंगे स्कूल में उनको या जैसे भी, तो उन तक हमारा ये चैनल पहुँचाइएगा। उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हैं उनके लिए तो ये लाभकर है ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।